देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। 100 सेकंड में आपके शहर की खबर। कोरोना वायरस से बढ़ते मामलों के बाद देश की जनता त्राहिमाम कर रही है तो सरकार की नींद हराम है। अनलॉक 1 के बाद पहले प्रधानमंत्री मोदी फिर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अपने मन की बात करने वाले हैं और ये पहली बार होगा जब मोदी सभी मुख्यमंत्रियों से 2 दिन लगातार चर्चा करेंगे। कोरोना मरीजों की संख्या 3 लाख के पार। मरीजों की बढ़ती संख्या से घबराई सरकार। आपको याद रखना है, जान है तो जहान है। अगर लॉकडाउन में ढील न दी गई होती तो गिरती अर्थव्यवस्था की हालत और खराब होती। शायद इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने जान के साथ जहान के महत्व को भी समझाया था। लेकिन अनलॉक 1 के साथ ही देश के हालात इतने बदतर हो जाएंगे, इसका अंदाजा नहीं था। आज देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या 3 लाख के पार हो चुकी है। दिल्ली और महाराष्ट्र का तो सबसे बुरा हाल है। शायद यही वजह है कि एक बार फिर प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मंत्रणा करना चाहते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मोदी 16 और 17 जून को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। ये छठी बार है जब कोरोना संकट के बीच मोदी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। खास बात ये कि 88 दिन बाद मोदी 2 दिन लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। कोरोना पर क्या है विशेषज्ञों की राय? विशेषज्ञों की राय से सोचने पर मजबूर हुई सरकार। दरअसल कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, विशेषज्ञों के मुताबिक जुलाई अगस्त में ये पीक पर पहुंच सकते हैं। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्रियों से सलाह मशविरा लेने के बाद केंद्र सरकार कोरोना के रोकथाम के लिए कुछ बड़े फैसले ले सकती है। इससे पहले 11 मई को मोदी ने मुख्यमंत्रियों से बातचीत की, जिसके बाद लॉकडाउन 4.0 का ऐलान किया गया था। इससे पहले उनकी मुख्यमंत्रियों के साथ 5 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो चुकी है। उन्होंने 20 मार्च, 2, 11, 27 अप्रैल और 11 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर मुख्यमंत्रियों से चर्चा की थी। 3 बार लॉकडाउन बढ़ाने के बाद बड़े सोच विचार के बाद पीएम ने 8 जून से देश में अनलॉक 1 के तहत पाबंदियों में छूट दी थी। लेकिन एक बार फिर हालात लॉकडाउन की तरफ बढ़ने लगे हैं। तो एक तरफ कोरोना वायरस के मामले देश भर में तेजी के साथ बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बार फिर चिट्ठी लिखकर सभी राज्यों को रात में कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए हैं। 100 सेकंड में ये रिपोर्ट देखिए। राज्यों को गृह मंत्रालय की चिट्ठी। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट दी गई है। अनलॉक 1.0 में कुछ राज्य नाइट कर्फ्यू में हाईवे से गुजर रहे लोगों, बस और माल ढुलाई वाले ट्रकों को भी रोक रहे हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना है। देश भर में आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर गृह मंत्रालय ने रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। यह गृह मंत्रालय की लिखी चिट्ठी है जो देश के सभी राज्यों को भेजी गई है। कोरोना काल में हाईवे से गुजर रहे बस और माल ढुलाई वाले ट्रकों को भी रोके जाने की शिकायतों के बाद गृह सचिव ने ये चिट्ठी सभी राज्यों को जारी की है, जिसमें साफ साफ हिदायत दी गई है कि अनलॉक 1.0 में नाइट कर्फ्यू का पालन तो सख्ती से करना है, लेकिन देश भर में आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर। गृह मंत्रालय की चिट्ठी में साफ कहा गया है कि राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों को ले जाने वाली बसों, ट्रकों और दूसरे मालवाहक गाड़ियों या बस, ट्रेनों और विमानों से उतरने के बाद अपने गंतव्यों की ओर जाने वाले लोगों पर लागू नहीं होता। दरअसल रात में 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने के पीछे की वजह ये थी कि आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई जाए। उन लोगों को रोका जाए जो पैदल यात्रा करके दूसरे राज्यों की सीमा को लांघ रहे हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब केंद्र सरकार ने जरूरी सामान लाने के लिए राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए हों। इससे पहले केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बांग्लादेश भेजे जा रहे सामान के वाहन रोक दिए थे। इसके बाद केंद्र ने राज्य सरकार को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की याद दिलाते हुए वाहनों को राज्य की सीमा से गुजरने की अनुमति देने की अपील की थी। दिल्ली पुलिस की आंखों में धूल झोंकने वाला मौलाना साद दिल्ली में ही छिपा बैठा है और इस बात की तस्दीक उस वक्त हुई जब महीनों बाद मौलाना अपने घर से निकला और जाकिर नगर के मस्जिद में नमाज अता करने के लिए पहुंचा। दिल्ली पुलिस तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद की तलाश में महीनों से जुटी हुई है। जगह जगह छापेमारी की, लेकिन मरकज के मौलाना का कहीं ठौर ठिकाना नहीं मिला। मौलाना साद कहाँ है, किस शहर में है, आज से पहले दिल्ली पुलिस नहीं जानती थी। ऑडियो मैसेज के जरिए मौलाना जो कहता है दिल्ली पुलिस उसे मान लेती है।
आंख मिचौली के इस खेल में मौलाना साद पुलिस की आंखों में धूल झोंकता आ रहा है और दिल्ली पुलिस को नाकामयाबी हाथ लगती रही। लेकिन अब मौलाना साद को लेकर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, क्योंकि मौलाना साद पहली बार जाकिर नगर में अपने घर से निकला और क्राइम ब्रांच की नजरों पर चढ़ गया। सूत्रों के मुताबिक मौलाना साद जुमे के दिन जाकिर नगर के अबू बकर मस्जिद गया था, जहां उसने जुमे की नमाज अदा की और कुछ समय बिताने के बाद वापस लौटा। तबलीगी जमात में लोगों को इकट्ठा कर भड़काऊ तकरीर देने वाला मौलाना साद बेहद ही शातिर है। एफआईआर दर्ज होने के बाद मौलाना पुलिस को बहकाता आ रहा है। कभी वो प्राइवेट लैब से कोरोना टेस्ट कराने की बात कह रहा है, तो कभी खुद के कोरोना नेगेटिव होने का दावा कर रहा है। लेकिन पुलिस के मांगने पर भी मौलाना ने अब तक कोरोना रिपोर्ट थाने में नहीं जमा करवाए, ताकि पुलिस जांच और पूछताछ से बचा जा सके। मौलाना ये बात अच्छी तरह जानता है कि अगर उसने रिपोर्ट जमा करा दी तो पुलिस उसे पूछताछ के लिए घर ले जा सकती है और कानूनी शिकंजे की तरह उसे गिरफ्तार कर सकती है। एक और जहां मौलाना साद को मस्जिद में देखे जाने का दावा किया जा रहा है, वहीं पूरे मामले में अब मौलाना पर सीबीआई का शिकंजा भी कस सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्राइम ब्रांच ने मरकज और साद से जुड़ी सभी जानकारियों को सीबीआई से साझा किया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि जल्द ही सीबीआई मौलाना साद के खिलाफ मामला दर्ज कर सकती है, जबकि ईडी पहले ही मौलाना और मौलाना के मरकज के विदेशी कनेक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है, क्योंकि मौलाना साद पर शिकंजा चौतरफा कस रहा है। देश भर में कोरोना संकट है और इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली। यही नहीं, सूबे में अलग अलग 50 जगहों पर बम ब्लास्ट की धमकी दी गई है। 100 सेकंड में ये पूरी खबर देखिए। चाक चौबंद सुरक्षा, खोजी कुत्तों की ली जा रही है मदद। हर चौक चौराहे पर जांच, हर आने जाने वाली गाड़ियों की जांच की जा रही है। लखनऊ के अलावा उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आज कुछ ऐसा ही हाल है। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी के बाद जांच एजेंसियां अलर्ट पर हैं और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सीएम योगी का दुश्मन कौन? किसने दी योगी को मारने की धमकी? यूपी पुलिस के इमरजेंसी सर्विस 112 के व्हाट्सएप नंबर पर एक धमकी भरा मैसेज भेजा गया, जिसमें योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। यही नहीं, धमकी देने वाले ने सूबे में 50 जगहों पर बम धमाके करने का भी मैसेज किया। ऐसे वक्त में जब देश भर में कोरोना संकट है और सरकारें प्रशासन के साथ मिलकर कोरोना से जंग लड़ रही हैं, एक धमकी ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। इसके बाद एहतियात के तौर पर योगी के आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये कोई पहली बार नहीं है जब योगी आदित्यनाथ को धमकी दी गई हो। दरअसल मई में मुंबई से पकड़े गए कामरान अमीन की गिरफ्तारी के बाद ये दूसरी बार है जब सीएम योगी को धमकी दी गई है। बीते मई महीने में ऐसी ही एक धमकी पर मुंबई के कामरान अमीन को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। धमकी मिलने के बाद शासन हरकत में आ गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन में बैठक शुरू हो गई है। सुरक्षा के लिहाज से सीएम योगी पर देश के सभी मुख्यमंत्रियों से ज्यादा खतरा है। पहले से ही मुख्यमंत्री योगी आतंकवादियों के निशाने पर रहे हैं। कई बार धमकियां भी मिल चुकी हैं। आईबी ने पहले भी उनकी सिक्योरिटी को लेकर अलर्ट जारी किया हुआ है। उन्हें Z+ सिक्योरिटी भी मिली है। लगातार जान से मारने की धमकियों के चलते योगी आदित्यनाथ को सांसद बनने से पहले केंद्र सरकार की तरफ से Z लेवल की सिक्योरिटी मिली हुई थी, जिसे सीएम बनने के बाद बढ़ाकर Z+ कर दिया गया। भारत नेपाल के बीच में जारी सीमा विवाद के बीच में नेपाल पुलिस ने भारतीय सीमा में खेती कर रहे मजदूरों पर गोलियों की बौछार कर दी और इस हमले में एक मजदूर की मौत भी हो गई, जबकि कई घायल हुए। घटना के बाद सीमा पर विवाद है और लोग डरे हुए हैं। तस्वीरें उस नेपाल की बदनीयती और दुस्साहस का सबूत है, जहां एम्बुलेंस पर लादकर घायल शख्स को अस्पताल लाया जा रहा है। बिहार के सीतामढ़ी के सोनबरसा थाना क्षेत्र की पुलिस भी हैरान है। लोग भी नेपाल की इस हरकत से हलकान हैं। वामपंथी सरकार आने के बाद नेपाल चीन के चंगुल में इस तरह फंसा कि वो अपने सबसे पुराने दोस्त भारत पर भी हथियार उठाने से गुरेज नहीं कर रहा है। घटना शुक्रवार की है, जब जानकी नगर बॉर्डर पर रोज की तरह अपने खेतों में काम करने गए मजदूरों पर नेपाल सशस्त्र पुलिस बल के जवानों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। में बॉर्डर साइड में खेत पड़ता है, वहाँ पर ऐसे कि वहाँ पर काम कर रहा था, वो बोलता है कि नहीं करो ऐसे बातचीत हुआ है। कमती में लगभग 17-18 गोली चला है वहाँ पर। गौरतलब है कि चीन से नजदीकियां बढ़ने के बाद नेपाल भारत के कई हिस्से को अपना बता रहा है, लेकिन फायरिंग की घटना हैरान करने वाली है। हालांकि भारतीय सशस्त्र सीमा बल के डीजी कुमार राजेश चंद्र ने गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजी है, जिसमें घटाना स्थानीय मुद्दा बताया गया है।
it is being alleged by Nepal APF that all the villagers became aggressive and they had to open fire. Villagers are saying that they got aggressive, Nepal APF got aggressive, they fired. So this is a version and counter version. That is subject matter of investigation. रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल सशस्त्र बल के जवानों ने 18 राउंड फायरिंग की है, जिससे बॉर्डर पर तनाव बरकरार है। इस बीच नेपाल पुलिस ने भी एक शख्स को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जबकि बिहार सरकार इसे गंभीर मसला मान रही है। वहीं बिहार सरकार के अनुरोध पर गृह मंत्रालय नेपाल अथॉरिटी के संपर्क में है। देश भर में कोरोना संकट के बीच में भगवान केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है। 7 श्रद्धालुओं और 20 तीर्थ पुरोहितों का पहला दल केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो चुका है। कोरोना काल में टीवी पर पहली बार आप केदारनाथ धाम देखेंगे, दर्शन करेंगे। 100 सेकंड में ये रिपोर्ट देखिए। देश भर में कोरोना संकट है और कोरोना काल में केदारनाथ धाम की टीवी पर आप पहली बार तस्वीरें देख रहे हैं। बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालु बेताब हैं और केदारनाथ धाम में तैयारी पूरी है। कोरोना संकट के बीच पर्सनल डिस्टेंसिंग बनी रहे, इसके लिए प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर दी है। करीब 1.5 मीटर की दूरी पर गोला बनाया गया है। भक्तों को इन घेरों के अंदर ही रहना है और नंबर आने पर ही बाबा केदार के दर्शन करने होंगे। 7 श्रद्धालुओं और 20 तीर्थ पुरोहितों का पहला दल धाम के लिए रवाना हो चुका है, जबकि पैदल मार्ग की सभी चौकियों पर जवानों को तैनात किया गया है। तो सभी थाना प्रभारियों को, चौकी प्रभारियों को, सभी को ये निर्देशित किया गया है कि अपने अपने थाना क्षेत्र, चौकी क्षेत्र में जहाँ जहाँ पब्लिक एकत्र होती है वहाँ पर फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर कोई सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का उल्लंघन करता है तो डीएम एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट प्रभावी है, उसके तहत उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करें। भक्त बाबा केदार के दर्शन जरूर करेंगे, लेकिन कोरोना काल की वजह से भक्तों को गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं दी गई है, जबकि सोनप्रयाग में मेडिकल की टीम तैनात की गई है, जो कि हर यात्री का चेकअप कर रही है। टीम मेडिकल टीम को लगा दिया है, जो स्क्रीनिंग कर रही है और जाने जितने जो भी जा रहे हैं तो वहाँ से स्क्रीनिंग या उसका चेकअप करके जा रही है। वो दूसरी टीम अभी हमारे केदारनाथ में लगी हुई है और जो भी वहाँ जा रहे हैं, अगर किसी तरह का परेशानी हो रहा है तो वो देख रहे हैं वहाँ। कोरोना संकट के बीच हर यात्री को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो कोरोना काल में आप भी घर बैठे पहली बार दर्शन कीजिए केदारनाथ धाम के। क्या आपने कभी सुना है कि कोरोना काल में किसी मंदिर का घंटा बिना हाथ लगाए बज सकता है? अगर नहीं तो आज आप देख भी लीजिए। मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर का घंटा सिर्फ इशारे से बजना शुरू कर देता है। ये भगवान नहीं, विज्ञान का चमत्कार है। देखिए, बिना छुए मंदिर की घंटी कैसे बजने लगती है। इसके लिए हाथ का बस एक इशारा ही काफी है और घंटे की आवाज से पूरा मंदिर गूंज उठता है। कोरोना काल में एक और जहां मंदिरों के दरवाजे भक्तों के लिए खोले जा चुके हैं, लेकिन मंदिर में लगी घंटियां संक्रमण के डर से बजने बंद ही रहे। लेकिन सेंसर की मदद से मंदसौर के इस पशुपतिनाथ मंदिर में घंटियों की आवाज फिर से गूंजने लगी है। कोरोना जिस तरह से छूने से फैल रहा है तो एक डर है सबके ही मन में कि कुछ घंटी और मंदिर जाते, घंटा बजाते तो उससे भी फैल सकता है। तो उसके निजात के लिए एक सेंसर के थ्रू बिना छुए घंटा बजता है। हिंदुओं के लिए आस्था के बीच इस शख्स से भी मिल लीजिए। इस शख्स को मंदिर के अंदर सम्मानित किया जा रहा है। पुजारी से लेकर श्रद्धालु तक इनका आभार जता रहे हैं, गले में फूलों का हार पहना रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि जरूर इसी शख्स ने अपने हुनर और मशीन के जरिए मंदिर के घंटे को टच फ्री बनाया। अगर ऐसा है तो आपकी सोच बिल्कुल सही है, लेकिन ये शख्स हिंदू नहीं बल्कि गंगा जमुनी तहजीब के सच्चे पैरोकार हैं और नाम है नाहरू खान। दो समुदायों के बीच फैली नफरत और महजबी कट्टरता के बीच नाहरू खान की सोच हिंदू मुस्लिम प्रेम और भाईचारे का जीता जागता सबूत है। जब से कोरोना महामारी का चालू हुआ, लॉकडाउन हुआ, जब से ही घंटी का कोई छूना बिल्कुल नहीं, कोई हाथ नहीं लगाए, इसलिए बंद थी। मैंने सोचा कि क्यों ना दरबार की घंटी बजे, ताकि हम अजान होती है हमारी, अजान भी हम सुनते हैं, तो दरबार की घंटी भी सुने, वो भी बजना चाहिए। जिस लग्न से तीसरी पास नाहरू खान ने घंटियों को सेंसरलेस बनाया, वो वाकई काबिले तारीफ है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कोरोना से निपट रही दिल्ली के हालात पर चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कोरोना की कम टेस्टिंग के बारे में सवाल पूछा और अस्पतालों में शवों के रखरखाव को लेकर भी सरकार को फटकार लगाई।
दिल्ली में कोरोना की रफ्तार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। खुद दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली में कोरोना के आंकड़े लाखों के पार जा सकते हैं। और अब देश की सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चेन्नई और मुंबई की तुलना में दिल्ली में जांच कम क्यों की जा रही है। कोरोना मरीजों की मौत के बाद उनके शव के रखरखाव के तरीके पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिल्ली में और उनके अस्पतालों में बहुत बुरा हाल है। होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस का अनुपालन नहीं हो रहा। अस्पताल डेड बॉडी का सही तरीके से रखरखाव और निपटारा नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि कोरोना मरीज की मौत के बाद उनके परिजनों को इस बारे में सूचना देने की जहमत भी नहीं उठाई जा रही। कई ऐसे मामले देखे हैं जिनमें परिजन अपनों की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार तक में शामिल नहीं हो पाए हैं। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के दौरान दिल्ली के अस्पतालों की बदहाली और शवों के रखरखाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक वीडियो को देखने के बाद दिल्ली सरकार पर कड़ी नाराजगी जताई, जिसमें अस्पताल में शव रखे थे और मरीज उसके करीब लेटे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली के LNJP अस्पताल समेत कोविड-19 के अन्य अस्पतालों पर स्थिति रिपोर्ट भी तलब की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार को भी नोटिस जारी कर अगले बुधवार तक जवाब तलब किया है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगले बुधवार को सुनवाई करेगा और अपना अगला आदेश जारी करेगा। राजधानी दिल्ली से एक बेहद चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जहां पर शमशान घाट के बाहर ही इस्तेमाल की गई PPE किट को फेंक दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये राजधानी दिल्ली की तस्वीर है। ये उस दिल्ली की तस्वीर है जहां कोरोना के आंकड़े डराने लगे हैं। यहां कूड़े के ढेर में PPE किट पड़ी हुई है और ये तस्वीर दिल्ली में पंजाबी बाग के डेडिकेटेड कोरोना शमशान घाट के बाहर की है। यहां लापरवाही की इंतहा देखने को मिली। जो PPE किट मृतकों के परिजनों और दूसरे स्टाफ ने इस्तेमाल की थी, उन्हें ऐसे ही खुले में कूड़े के ढेर पर फेंक दिया गया। जो पेशेंट्स को लाया जाता है, उनको जिस तरह से सील करके लाया जाता है, PPE किट्स जो हैं, जो कि उसके परिजन या स्टाफ पहनता है, जो कि उसका अंतिम संस्कार करता है, उनको जो है यहाँ पर ठीक इस शमशान घाट जो कि CNG संचालित है, उसके ठीक बाहर आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में जो किट्स हैं उनको फेंका गया है। जबकि यहाँ पर साफ तौर पर WHO है, उसकी तरफ से दिशा निर्देश है कि एक विधि पूर्वक इनका जो है इनको पूरी तरह नष्ट किया जाना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो PPE किट्स हैं या जिन बैग्स के अंदर इनको लाया जाता है वो यहाँ पर खुले में फेंके गए हैं। और ठीक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जो चीज़ें लापरवाहियाँ हो रही हैं ये रोड के एकदम से किनारे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में जो है वो ट्रैफिक भी चल रहा है, लोग भी इस सर्विस रोड से पैदल जा रहे हैं। ये किसी बड़े अपराध से कम नहीं है। जरा सोचिए, जिस कोरोना वायरस से पूरी दिल्ली कराह रही है, जिस कोरोना वायरस से हर रोज दिल्ली में ही दर्जनों की जान जा रही है, जो वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, ऐसे वायरस के संपर्क में आई ये PPE किट कितनी घातक हो सकती हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी को कोलकाता में शव के साथ अमानवीयता के वीडियो पर बवाल बढ़ा है। कोलकाता नगर निगम से लावारिस शवों के मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जांच के नतीजे आने तक कुछ भी कहने से मना कर दिया गया। कोरोना काल की शुरुआत से ही पश्चिम बंगाल और उसकी राजधानी कोलकाता सुर्खियों में है। पहले कोरोना के खिलाफ लापरवाही की शिकायतें और अब एक ऐसा वीडियो आया है जिसने देश के हर खास आम को गुस्से से भर दिया है। दरअसल कोलकाता के एक शमशान घाट में कुछ शवों को जलाने के दौरान इलाके में बदबू फैल गई। जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो नगर निगम के कर्मचारियों ने अर्ध जले शवों को घसीटते हुए गाड़ी में भर लिया। शवों के साथ इस अमानवीयता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने साफ किया है कि ये शव कोरोना मरीजों के नहीं थे, बल्कि लावारिस शव थे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी इस वीडियो पर चिंता जाहिर की है और पश्चिम बंगाल के गृह सचिव से पूरी घटना पर रिपोर्ट मांगी है। राज्यपाल धनखड़ इस मसले पर स्थानीय प्रशासन की सफाई से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि मुद्दा कोरोना के शवों का नहीं है, पर लावारिस शवों के साथ भी जानवरों से बदतर सुलूक क्यों किया जा रहा है।
बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी लावारिस शवों के साथ बर्बरता के वीडियो को लेकर ममता सरकार को निशाने पर लिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने इसे अमानवीयता की हद करार दिया है। बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसको ऐसा निकाला जा रहा है जैसा कि बहुत बड़ा कोई अपराधी मर गया है। मरने के बाद भी उनको थोड़ा सही ढंग से दफनाना चाहिए, जलाना चाहिए, वो नहीं हो रही है। ये बहुत दर्दनाक बात है। हालांकि अब इस पूरे मसले पर विवाद के बाद कोलकाता नगर निगम की ओर से जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कोलकाता के मेयर ने कहा है कि उन्हें इस वीडियो के बारे में जानकारी नहीं है और वो जांच के बाद ही कुछ बता पाएंगे। लेकिन वो शव कोरोना के मरीजों के नहीं थे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।